नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आपके लिए एक और व्लॉग लेकर आया हूँ। शाह महमूद कुरैशी रिहा ना हो सके, क्यों बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस पर बात करेंगे। वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मज़ेदार जवाब जमा करा दिया। मामला है ऑडियो लीक्स का। बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ गुफ्तगू और साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की अपने एक वकील के साथ गुफ्तगू। क्या हुआ, क्या जवाब जमा कराया, इस पर बात करेंगे। पीटीआई कुछ नशिस्तों से महरूम हो गई, क्या मामला है ये बताएंगे। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। उसका फैसला आ गया, लेकिन क्या बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को मिल सकेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन, अब तफसीलात की जानिब आते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 2 रोज़ 4 रोज़ कब सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की थी। इमरान खान की भी ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन इमरान खान दीगर मुकदमात में गिरफ्तार हैं, तो इसलिए उनकी तो रिहाई मुमकिन नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी पर कोई दूसरा मुकदमा नहीं था, लेकिन उनके चूँकि जुमे को ये फ़ैसला आया, हफ्ते को सरकारी छुट्टी होती है, हफ्ते को वो फ़ैसला जारी, उसकी तफसीलात ना मिल सकी। फिर वो रोबकार जारी करने का मामला होता है। आज दिन भर ये इसी काम में लगे रहे उनके वकला। तैमूर मलिक और उनकी जो बेटी है शाबानो कुरैशी, तैमूर मलिक उनके वकील हैं शाह महमूद कुरैशी के। उनका ये कहना था कि जी रोबकार जारी हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, तफसीलात उन्होंने बताई, लेकिन वो ना हो सके, रिहा ना हो सके। और शाम को एक मौके पर उन्होंने कहा कि जज दस्तियाब नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है शाह शहर बानो, उन्होंने ये बताया, कुछ तनकीद भी की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अहकामात आ गए। डीसी रावलपिंडी ने 15 रोज़ के लिए उन्हें नज़रबंद कर दिया और अडयाला जेल में ही नज़रबंद कर दिया। उनका ये कहना था अपने अहकामात में कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम है, नामजद, उनसे तफ्तीश करना है और तफ्तीश की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, इसलिए उनकी नज़रबंदी ज़रूरी है, लिहाजा वो रिहा नहीं हो सके। अब देखिए, मामला एक बार फिर शायद तौहीन अदालत का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब नाज़रीन आते हैं अगली दरख्वास्त की जानिब। पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की, और उनका ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमने इलेक्शन ऑफिस लाहौर को भी कहा, फिर आईजी पंजाब को भी कहा, चीफ सेक्रेटरीज को भी कहा, लेकिन हमारे उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, स्क्रूटनी नहीं होने दी जा रही। और मामला इलेक्शन कमीशन तो अहकाम जारी कर चुका, खतूत भी लिख चुका, लेकिन चारों चीफ सेक्रेटरीज को भी फरीक बनाया गया, आईजी पंजाब को भी बनाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये तौहीन अदालत कैसे होगी, यह अब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहुंच गई है, और ये पीटीआई का डिसाइडेड फैसला है कि एक तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी अप टू द टास्क रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई दबाव में रखना चाहती है, और ये इसी एक सिलसिले की एक कड़ी है। ये मैं आपको खबर के तौर पर बता रहा हूँ, तजिए के तौर पर नहीं। अब चलते हैं नाज़रीन आगे। पीटीआई ने 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की तारीख थी। पहले 22 दिसंबर थी, फिर 2 रोज़ की उसमें तोसी कर दी गई थी। 24 दिसंबर तक इतला तो यही है कि पीटीआई ने ख़वातीन की फहरिस्त शायद जमा नहीं कराई, या अगर जमा कराई है तो उस पीटीआई ने उसका वो जारी नहीं की। लेकिन अब पोजीशन ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो बेशक पार्टी के तौर पर लड़ते रहे, लेकिन अगर 24 तारीख तक वो जमा नहीं हुई तो फिर पीटीआई को ख़वातीन की और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिल सकेंगे, और ये एक कानूनी और आइनी सवाल पैदा हो जाएगा। अगेन पीटीआई को इस पर अदालत में जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक की पोजीशन तो यही है कि पीटीआई को फ़िलहाल ख़वातीन की नशिस्तें और जो अक़लियती नशिस्तें मखसूस, उनसे हाथ धोना पड़े हैं। मामला जुड़ा है चूँकि बल्ले के निशान से, बल्ले के निशान की वजह से नहीं मिला था, तो इस वजह से पीटीआई के तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने दिया फैसला तो फिर उसके बाद फिर कुछ हो सकेगा, क्योंकि 9 जनवरी को अब अगली समाअत होगी। लेकिन नाज़रीन अब आते हैं यूनिक जो केस है आज का। वैसे तो पार्लिमान ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपीलेट कोर्ट मुकर्रर किया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के दर्जात बराबर हैं। ये एक आइनी सवाल होता था, उठता रहता था, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकर्रर कर दिया। उससे पहले 1968 का एक ऑर्डर है जिसके तहत बैरिस्टर गौहर वहाँ चले जाते हैं, पेशावर से रिलीफ ले लेते हैं। पीटीआई के लिए पेशावर और जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट,
वो दोनों ज़रा बेहतर जगह हैं, क्योंकि वहाँ उनके हामी जजेस भी मौजूद हैं और उनको ज़्यादा रिलीफ भी मिल जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस टू केस मामला होता है। जब वो रिलीफ मिल जाता है तो वो जस्टिस आमिर फारूक की वाह करते हैं, नहीं मिलता तो फिर उनके खिलाफ उन पर अदम एतमाद कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद कर चुके, इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ी कमाल की समाअत की। जज साहब जो समाअत कर रहे थे, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये मामला डिवीज़न बेंच को भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि डिवीज़न बेंच इस मामले को सुने। अली ज़फ़र ने दलाइल दिए और अली ज़फ़र ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को इस्तेहक़ाक़ नहीं था, फलां नहीं था, बहुत सारे अपने दलाइल दिए। उनका जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए थे वही दलाइल यहाँ भी दिए। फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मेरे हिसाब से वो प्रॉपरली, चूँकि वो मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली तैयार नहीं थे, तो वो रिस्पॉन्ड ना कर सके। जज साहब ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और फिर डिवीज़न बेंच बना दिया और कहा कि ये मामला आप डिवीज़न बेंच देखेगा। यानी आपने एक फ़ैसला कर दिया, अब उस फैसले के मज़ीद जो मामलात हैं वो डिवीज़न बेंच देखेगा। अब डिवीज़न बेंच क्या करेगा? आपका फ़ैसला रिवर्स कर सकता है या आपके फ़ैसले पर ठप्पा लगाएगा। अब फ़ैसला अगर आपने कर दिया है तो फिर डिवीज़न बेंच जो है वो वहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ैसला रिवर्स हो जाए। ये एक बड़ा कानूनी और आइनी सवाल है कि एक जज साहब जो है, जो मामला वो ख़ुद कह रहे थे कि मैं इसकी समाअत नहीं कर सकता, लेकिन वो डिवीज़न बेंच को मामला भेजते हैं और उससे पहले एक फ़ैसला सुना देते हैं, और फ़ैसला भी बहुत क्रिटिकल नौइयत का है। उन्होंने बल्ले जो 22 दिसंबर का ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसको मुअत्तल कर दिया है। उसके 22 दिसंबर का ऑर्डर के तहत पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला देने से इनकार कर दिया गया था। अब तमाम लोग, माजी में भी ऐसा होता रहा है। मेरा काम है बतौर रिपोर्टर आपको हक़ाइक़ से आगाह करना। मैं न पीटीआई के हक़ में हूँ, ना इलेक्शन कमीशन के हक़ में हूँ, ना किसी अदालत के हक़ में हूँ। मेरा काम है गैर जानिबदारी के साथ रिपोर्ट करना। मैं गैर जानिबदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक तो ये फ़ैसला अगर चैलेंज हो जाएगा तो इस फ़ैसले के हवाले से बहुत सारे सवालात उठेंगे। इलेक्शन कमीशन, मेरी इत्तला ये है कि अभी इसके ऊपर गौर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को फ़ैसले की कॉपी मिलेगी, फिर वो फ़ैसला करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन खुद जाने के बजाय अकबर एस बाबर और जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 14 लोगों ने दरखास्तें दी थी, वही शायद सुप्रीम कोर्ट जाए या डिवीज़न बेंच पे जाए, जैसा भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाया नहीं जा सकता क्योंकि मामला अब डिवीज़न बेंच के पास है, 9 जनवरी को समाअत होनी है। लेकिन नाज़रीन, एक तकनीकी सवाल ये है कि क्या पीटीआई को निशान बल्ले का वापस मिल गया? इलेक्शन कमीशन तो इस पर अपना रद्द-ए-अमल बाद में देगा, लेकिन मैंने जो 30-32 साल की, 35 साल की मेरी रिपोर्टिंग है आईनी और कानूनी मामलात की, उसके तनाजुर में मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मामला इतना सादा नहीं है जितना बैरिस्टर गौहर या अली ज़फ़र बनाकर पेश कर रहे हैं। क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो ये कह रहे हैं कि ये, और अली ज़फ़र भी कह रहे हैं कि ये फ़ैसला इलेक्शन तक वैलिड हो गया। ऐसा नहीं है। 22 दिसंबर की जो पोजीशन थी वो क्या थी? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने वैलिड तस्लीम नहीं किया था, और जब पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया था पीटीआई को, इलेक्शन कमीशन ने, तो उस वक्त बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई के पास नहीं था। 22 दिसंबर को भी वही पोजीशन थी और 22 दिसंबर को उसी पोजीशन से इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं है, इसलिए आपको बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। अब 22 दिसंबर से जो पहले की पोजीशन है वो तो पूरे दिसंबर में यही थी कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल हुआ कि आपको बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये है कि बल्ले का निशान दिया जा सकता है। अब तकनीकी तौर पर जो इसमें ख़बर है वो ये है कि ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है दोबारा। पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल किया, उससे पहले की पोजीशन पर रिलीफ नहीं दिया है। ये एक आइनी और कानूनी मामला जो है वो अगले दिनों में पीटीआई के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है, क्योंकि पीटीआई की ग्रॉस वायलेशन जो है इलेक्शन के हवाले से, उसको तस्लीम किया अली ज़फ़र ने खुद भी दलाइल में, वो अपनी जगह। लेकिन अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता तो फिर वो नहीं देगा। ये एक डिसाइडेड बात लगती है, लेकिन फ़ैसला इसको जब डिवीज़न बेंच का फ़ैसला आएगा तो उसमें किस तरह कंटेस्ट करते हैं, अटॉर्नी जनरल जाएंगे और लोग जाएंगे, बाकी वकला जाएंगे जो दरख्वास्त गुजार हैं, उसमें फ़ैसला होगा। लेकिन नाज़रीन, इत्तलात यही है
कि ये PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। अब नाज़रीन आखिरी खबर की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया था कि वो आसफा भुट्टो जो हैं उनको उनसे बात करेंगे। बिलावल ने चित्राल में कहा था कि वो इलेक्शन लड़ाने के लिए चित्राल से जो है वो आसफा भुट्टो से बात करेंगे। मेरी इतला ये है कि आसफा भुट्टो ने इसलिए इनकार किया है कि वो नहीं चाहती कि इस मौके पर इलेक्शन में आए, क्योंकि कुछ लोग बिलावल और आसफा के दरमियान एक मुकाबला करवाना चाहते हैं। अगर आसफा इलेक्शन लड़ लेती हैं और बिलावल इलेक्शन कैंपेन लीड करते हैं तो फिर एक तबका पार्टी के अंदर से भी या पार्टी के बाहर से भी एक ऐसा होगा जो एक नया फसाद ये खड़ा कर सकता है कि आसफा भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। आसफा अपनी वालदा को खोने के बाद अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं और वो ये तासुर नहीं देना चाहती कि वो इक़्तिदार की खातिर भाई के सामने आ सकती हैं। इस वजह से उन्होंने इलेक्शन में ना जाने का फ़ैसला किया। ताहम बाद अज़ां किसी ज़िमनी इलेक्शन में हो सकता है आसिफ ज़रदारी उनको फील्ड कर दें, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में जब होंगे तो उस वक्त तक बाकी फ़ैसले हो चुके होंगे। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।